हेलो गाइस, मैं हूं मनीष वर्मा। आप देख रहे हैं लर्न ऑफ टेक्नो। डियर फ्रेंड, हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेशन चल रहा है जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर था। फ्री हैंड देख रहे थे पॉलीगॉन के। तो चैप्टर हमने क्लियर कर लिया था पीछे की क्लासों में। आज की हमारी ये लास्ट क्लास है इस लेसन की, जिसमें हम बहुविकल्प पर्सन ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। और याद रखिए, हर शाम 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली हमारे चैनल पर। तो आप हर शाम 8 बजे विजिट करना ना भूलें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है 3 या 3 से अधिक भुजाओं या सीधी रेखाओं से घिरी समतलीय आकृति को कहते हैं। तो ये हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में ही कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से या सीधी रेखाओं से घिरी हुई समतलीय आकृति क्या होती है, तो वो बहुभुज होती है, पॉलीगॉन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, दी गई ज्यामितीय रचनाओं में सप्तभुज को पहचान कीजिए। किसकी पहचान करनी है? हेप्टागन की। तो हेप्टागन ये कौन सा है? 1 2 3 4 5। तो ये कौन सा है? पेंटागन है, 5 भुजाएं इसकी। 1 2 3 4 5 6। ये कौन सा है? तो ये है हेक्सागन, 6 भुजाएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये कौन सा है? सप्तभुज है, 7 भुजाएं हैं। ये कौन सा है? हेप्टागन है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कौन सा है? ये हमारा ऑक्टागन है। इसमें कितनी है? 8 भुजाएं हैं। ठीक है। इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है। तो हमें क्या पूछा है? सप्तभुज कौन सा है? तो हमारा सी आंसर है, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, बहुभुज अपनी भुजाओं की संख्या द्वारा जाने जाते हैं। निम्न में से कौन सी समतल आकृति नवभुज है? अब इसमें क्या पूछा है? इसमें नवनागन पूछा है। अब नवनागन कौन सा होता है? जिसकी 9 भुजाएं होती है। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं कि 9 भुजाएं किस में है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कौन सा है? 8 भुजाएं, 8 भुजाएं हैं इसमें। तो ये कौन सा हो गया हमारा? ये अष्टभुज है। हमें क्या देखना है? नवभुज देखना है, यानी नौनागन। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें कितनी है? 9 भुजाएं हैं, 9 भुज है। तो ये कौन सा हो गया? नौनागन हो गया। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 10 भुजाएं हैं। तो ये कौन सा हो गया? ये डेकागन हो गया। ठीक है। 10 भुजाएं जो होती है वो कौन सा होता है? डेकागन होता है। 11 भुजाएं होती है वो अनडेकागन, ड्यूडेकागन। ठीक है, होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सामान्य हेप्टागन की भुजाएं होती है। अब सामान्य हेप्टागन जो होता है उसकी कितनी भुजाएं होती है? ये हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि हेप्टागन की कितनी भुजाएं होती है। तो हेप्टागन की 7 भुजाएं होती है। ठीक है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको है एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। तो ज़्यादा हार्ड है वो एग्जाम नहीं होने वाला है। और डियर फ्रेंड, याद रखिए, जो ड्राइंग का जो एग्जाम होगा वो इंग्लिश में आएगा। ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ड्राइंग का एग्जाम है वो इंग्लिश में रहता है। ठीक है। पिछली बार भी जो एग्जाम हुआ था वो इंग्लिश में हुआ था। ठीक है। तो आप पीछे के एग्जाम है वो भी एक बार देख सकते हैं, तो इससे आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि किस टाइप की इंग्लिश आती है उनमें। ठीक है डियर फ्रेंड। तो आप इंग्लिश के वर्ड है वो थोड़ा ज़्यादा कैच करने की सोचिए इसमें। नेक्स्ट हमारा, समतल आकृति की 4 से ज़्यादा भुजाएं होती है। सभी भुजाएं और सममित कोण एक दूसरे के बराबर हैं तो समतल आकृति का नाम क्या है? जब सममित कोण और एक दूसरे के बराबर है, भुजाएं और सममित कोण सबके बराबर होते हैं, तो वो कौन सा होता है? वो रेगुलर पॉलीगॉन होता है। ठीक है। और इरेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होता है? जिसमें क्या है, सभी भुजाएं और सभी कोण है वो क्या है, एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। तो वो कौन सा होता है? इरेगुलर यानी अनियमित। और रेगुलर यानी कि साधारण बहुभुज। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, साधारण बहुभुज। साधारण बहुभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है। और अनिश्चित या असाधारण बहुभुज कौन सा होता है? इरेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है। अभी हम देख लेते हैं आगे 6 नंबर हमारा। इनको सभी को एक साथ ही लेकर चलते हैं। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है? बहुभुजों को उसकी भुजाओं की संख्या के आधार पर जाना जाता है। बिल्कुल।
तो निम्न में से कौन सी आकृति है वो सप्तभुज या हेप्टागन है? तो पीछे की क्लास में हमने देखा था जिसकी 7 भुजाएं है वो कौन सा होगा? सप्तभुज होगा। तो इसमें क्या है? 5 भुजाएं हैं। इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 6 6 भुजाएं हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कौन सा हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कौन सा हो गया? हमारा सप्तभुज हो गया, यानी कि कौन सा? हेप्टागन हो गया हमारा। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 6 नंबर का हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हेप्टागन में कितनी भुजाएं होती है? तो हेप्टागन में अभी जस्ट हमने देखा कितनी भुजाएं होती है? 7 भुजाएं होती है हेप्टागन में। इस बहुभुज का नाम क्या है? इसमें क्या भुजाएं दी हुई है? तो हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कौन सा हो गया? सप्तभुज हो गया। सप्तभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेप्टागन। ठीक है डियर फ्रेंड, तो आप इनको क्या इस प्रकार से क्या याद रख सकते हैं सभी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 13 नंबर। इसमें दिया हुआ है दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष के समकोण पर बनी रेखा कहलाती है। दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष से समकोण पर बनी हुई रेखा कहलाती है। तो ये हमने क्या है पीछे की क्लास में हमने ये सब पढ़ी थी, वहां पर मैंने आपको बताया था इनकी डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है, इनके फिगर्स वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष से समकोण पर बनी रेखा कहलाती है। तो कौन सी रेखा कहलाती है? वो फोक्स लाइन होती है, शीर्षक लाइन होती है, इसेंट्रिसिटी लाइन होती है, या फिर नेता लाइन होती है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? तो 13 नंबर में हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा होता है? वो नियता लाइन होती है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या हमारा डी आंसर है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दीर्घवृत्त के चाप पर मिलने वाले दीर्घ अक्ष के सिरों को कहते हैं। दीर्घ अक्ष के किनारों को क्या कहते हैं? उसके किनारों को शीर्ष कहते हैं, उत्केंद्रता कहते हैं, फोक्स कहते हैं, या वक्रता कहते हैं। तो दीर्घवृत्त के चाप पर मिलने वाले दीर्घ अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं? दीर्घ अक्ष के सिरों को हम कहते हैं वो फोक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा? इसमें फोक्स हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, तो आपने अगर पीछे की क्लास नहीं देखी है तो एक बार उनको आप वॉच कर लीजिए, तो जिससे आपको ये सारे क्वेश्चन है उनके आंसर है वो आसानी से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, परवलय के लिए उत्केंद्रता, उत्केंद्रता को किससे डिनोट करते हैं? ई से। परवलय के लिए उत्केंद्रता का मान होता है, ये भी हमने किसमें देखा था? पिच की क्लास में देखा था। अति परवलय और परवलय दोनों क्या क्या उत्केंद्रता का मान पीछे की क्लास में हमने देखा था। उत्केंद्रता को किससे डिनोट करते हैं? ई से डिनोट करते हैं, ये भी हमने पीछे की क्लास में वो देखा था। तो इसका मान पूछा गया, तो इसका मान है उत्केंद्रता से कम, उत्केंद्रता से 0 कम, उत्केंद्रता से 1 कम, उत्केंद्रता के 0 बराबर, या उत्केंद्रता के 1 बराबर। तो उत्केंद्रता के कितना बराबर होता है? वो उत्केंद्रता के बराबर कितना होता है? 1 होता है। इसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो हमारा क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा? डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अति परवलय के लिए उत्केंद्रता का मान होता है। अब किसके लिए पूछा है? अति परवलय के लिए उत्केंद्रता का मान ही इसमें पूछा। परवलय और अति परवलय दोनों का हमने क्या पीछे की क्लास में मान देखे थे, तो आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है डियर फ्रेंड, तो उत्केंद्रता से 1 कम, उत्केंद्रता से 1 अधिक, उत्केंद्रता के बराबर, या उत्केंद्रता के बराबर, ये उत्केंद्रता के बराबर 0 या उत्केंद्रता के बराबर 1। तो इसमें क्या होगा? तो उत्केंद्रता से 1 कम था उसमें। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 16 नंबर में हमारा जो आंसर होगा वो ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ये जो इधर निशान बना है इसका मतलब क्या है? ये 1 है वो छोटा है किससे? ई से। ठीक है, जो ये दो जो भुजाएं जिसकी साइड में होगी वो क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। ये आपने मैथ की क्लास में देखा होगा कि जिसके तरफ पूंछ होती है वही क्या होता है? बड़ा होता है, और जिसकी तरफ चोंच होती है वो क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, 17 नंबर में क्या दिया हुआ है? स्थित रेखा के वक्र पर स्थित किसी बिंदु की लंबवत दूरी जो डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है कि फोकस से इसकी दूरी समान होती है, वक्र कहलाता है। कौन सा वक्र कहलाता है? तो वो पूछा। इसमें दीर्घवृत्त कहलाता है, परवलय, अति परवलय, या फिर इनवोल्यूट क्या कहलाता है? तो एक बार फिर से देख लीजिए, डेफिनेशन है वो क्लियर कर लीजिए। अगर आपने पीछे की क्लास देखी तो आपको डेफिनेशन पढ़ते ही क्लियर समझ में आ जाएगा। स्थित रेखा के वक्र पर स्थित किसी बिंदु की लंबवत दूरी जो डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है कि फोकस से इसकी दूरी समान होती है, वक्र कहलाता है। तो ये वक्र क्या कहलाता है?
दीर्घवर्त कहलाता है, परवलय कहलाता है, अति परवलय या इन्वोल्यूट क्या कहलाता है? तो डियर फ्रेंड फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में इसके कमेंट छोड़िए, आंसर बताइए, फटाफट से बताइए, क्योंकि पीछे की क्लास में मैंने आपको क्लियर किया था कि इनकी डेफिनेशन है ओनली वही इंपॉर्टेंट है। आप इनको क्या एक बार नोट करके चलिए, इनको क्या ध्यान से रीड करके चलिए, ये डेफिनेशन ही आपके आगे काम आने वाली है। तो वही डेफिनेशन है, उनमें से आपको क्या क्वेश्चन आंसर किए जा रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो क्या होगा वो होगा हमारा अति परवलय। जिन्होंने भी सी आंसर किया है उनका क्या करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है 18 नंबर, वक्र पर स्थित दीर्घ अक्ष के अंतिम बिंदुओं को कहते हैं। अब दीर्घ अक्ष के अंतिम बिंदुओं को क्या कहते हैं? नाभि कहते हैं, उत्केंद्रता, शीर्ष या नेता। तो ये क्या बोला? वक्र पर स्थित दीर्घ अक्ष के अंतिम बिंदुओं को कहते हैं। तो दीर्घ अक्ष के अंतिम बिंदुओं को क्या कहते हैं? उसके अंतिम बिंदुओं को कहते हैं शीर्ष कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। तो आगे इसमें क्या दिया हुआ है? 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर में दिया हुआ है एक बहुभुज के आंतरिक कोण, एक बहुभुज के आंतरिक कोण तथा बाहरी कोण का योग होता है। बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का योग मैंने आपको बताया था। बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के पोलयोगन के बाह्य कोणों का योग कितना डिग्री के बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है, ये मैंने आपको बताया था। अब इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि एक बहुभुज के आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग, आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या थोड़ा सा घुमा कर दिया है, इस डेफिनेशन को ध्यान से देखिए। एक बहुभुज के आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग पूछा है। आंतरिक कोण और बाहरी कोण कौन सा होता है? तो चलिए ऊपर जो ये फिगर दिख रहा है इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इसको यहाँ से, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। अभी देखिए इसमें क्या पूछा गया, आंतरिक और बाहरी कोण। तो जैसे ये सरल रेखा है, ये बहुभुज है, इसको अगर हम आगे बढ़ा दें तो इसमें क्या पूछा गया, इसको चलिए ऐसे आगे बढ़ा दिया हमने, तो कौन से दो कोण बन गए? एक ये कोण बन गया बाहरी कोण और एक ये कोण बन गया आंतरिक कोण। तो इसमें क्या पूछा? बहुभुज के आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग, इन दोनों कोणों का योग, इस कोण का और इस कोण का, इन दोनों कोणों का योग, इनमें से कोई भी एक कोण ले लीजिए। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा आराम से। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि इस कोण का और इस कोण का योग पूछा गया है। ठीक है, तो इन दोनों कोणों का योग क्या है? सरल रेखा पर बना हुआ कोण कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो ये दो क्या है? ये दोनों मिलकर क्या बन गया? एक सरल रेखा का कोण ही बन गया ना। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर यहां पर पूछा होता कि एक बहुभुज के बाहरी कोणों का योग कितने डिग्री के बराबर होता है, एक बहुभुज के बाहरी कोणों का योग कितने डिग्री के बराबर होता है, तो हमारा आंसर होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए कि क्वेश्चन जो देते हैं वो थोड़े से घुमा कर दिए जाते हैं, ज़्यादा उसमें कुछ चेंजेस नहीं होता है। तो हमें क्या थोड़ा सा ध्यान लगा कर क्या क्लास को वॉच करने की आवश्यकता है। आप दिल से अटैच होकर अगर क्लास को वॉच कर रहे हैं तो आप मानकर चलिए आप एग्जाम को बिल्कुल क्लियर फाइट कर जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें 10 नंबर, अष्टभुज की प्रत्येक भुजा बराबर तथा संलग्न कोण का मान होता है। अष्टभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ठीक है, और संलग्न कोण का मान पूछा है। इसमें क्या प्रत्येक कोण का मान, अष्टभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? तो डियर फ्रेंड ये भी आपने पीछे की क्लास में देखे होंगे कि उनके सभी के क्या कोण दिए हुए थे। तो आप क्या उन कोण्स को भी क्या याद कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार 1 से 2 क्वेश्चन आपको इसमें से देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो अष्टभुज के प्रत्येक भुजा का कोण है वो कितना होता है, कितने डिग्री कोण पर वह प्रत्येक भुजा मुड़ी हुई होती है अष्टभुज की? तो वो मुड़ी हुई होती है हमारी 45 डिग्री के कोण पर मुड़ी हुई होती है। कौन सा कोण पूछा गया? तो ये जो कोण होता है वो पूछा जाता है इसमें कि ये कोण अष्टभुज में कितने डिग्री पर होता है? 45 डिग्री पर होता है। ठीक है, अब नीचे क्या है? नीचे दिए गए चित्र में प्रदर्शित बहुभुज है, ये कौन सा पोलियोगन है पूछा गया है। तो इसकी भुजाएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 भुजाएं हैं तो कौन सा हो गया? षष्ठभुज हो गया। षष्ठभुज को क्या बोलते हैं? हेक्सागन भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अगर इसकी 7 भुजाएं होती तो ये हेप्टागन होता, और इसको क्या बोलते हैं? सप्तभुज बोलते। अगर 9 भुजाएं होती तो नवभुज होता, और उसको क्या बोलते? नोनागन बोलता है। ठीक है,
और अगर 8 भुजाएं होती तो ये क्या ऑक्टागन होता, और इसको 8 भुजाएं होती तो उसको क्या बोलते, ऑक्टागन बोलते। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 19 नंबर। इसमें दिया हुआ है एक ऐसा बिंदु पथ है, खाली स्थान, एक ऐसा बिंदु पथ है जो किसी समतल पर इस प्रकार गति करता है कि उसकी समतल में स्थित एक नाभि एक नियता से दूरियों का अनुपात एचर या सदैव 1 से कम रहता है। तो ये हमने अभी पढ़ा था कि किसका मान है 1 से अधिक रहता है या 1 के बराबर रहता है, 1 के इक्विवेलेंट रहता है, या फिर किसका मान है वो 1 से कम रहता है, उत्केंद्रिता का मान। तो फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए डियर फ्रेंड। जस्ट अभी यही क्वेश्चन हम करके आए हैं, उसको थोड़ा सा घुमाया और यहाँ पर दे दिया है। डेफिनेशन है वो एक बार फिर से देख लीजिए। खाली स्थान एक ऐसा बिंदु पथ है जो किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि उसकी उसी समतल में स्थित एक नाभि एक नियता से दूरियों का अनुपात अचर या सदैव 1 से कम रहता है। तो 1 से कम रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दीर्घवृत्त का जो सदैव होता है वो 1 से कम रहता है। दूरियों का अनुपात अचर है या सदैव वो क्या होता है 1 से कम रहता है, किसका, दीर्घवृत्त का। ठीक है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर। जब किसी शंकु को उसके जनक के समांतर प्रतिच्छेदन रेखा द्वारा काटकर प्रदर्शित करते हैं तो उस वक्रीय आकृति को क्या कहते हैं, तो उस वक्रीय आकृति को क्या कहते हैं, उस वक्रीय आकृति को हम कहते हैं डियर फ्रेंड परवलय होता है वो हमारा। ठीक है, परवलय भी क्या अलग अलग टाइप से बनाए जाते हैं, उनके फिगर्स नहीं बनाने हुए आते, इनकी क्या डेफिनेशन ही आती है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यही चीज़ कि इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है। फिगर जो आपको बनाने दिए जाएंगे वो ओनली पॉलीगॉन के बनाने दिए जाएंगे, तो वो आप फिगर बनाना सीख लीजिए। 2 से 3 बार अगर आप ट्राई करेंगे तो वो बनाना सीख जाएंगे। उसके अलावा इस चैप्टर में जितने भी डेफिनेशन है इनकी वो डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, उन्हीं से रिलेटेड के आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर। वह बिंदु जहां परवलय या अक्ष परवलय को काटता है कहलाता है। जहां परवलय का अक्ष है वो परवलय को काटता है वो बिंदु क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है, नाभि कहलाता है, उत्केंद्रता कहलाता है या नियता कहलाता है। तो वो बिंदु क्या कहलाता है, वो बिंदु हमारा शीर्ष कहलाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आगे इसमें क्या दिया हुआ है। 22 नंबर में क्या दिया हुआ है, 22 नंबर में है नाभि से होकर गुजरने वाली तथा नियता के लंबवत सरल रेखा कहलाती है। नाभि से होकर गुजरने वाली नियता के लंबवत सरल रेखा है वो क्या कहलाती है, नियता कहलाती है, एक्स कहलाती है, नाभि लंब कहलाती है, उत्केंद्रता कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है डियर फ्रेंड, तो वो हमारी कहलाती है एक्स कहलाती है। तो बी आंसर इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 23 नंबर। इसमें क्या दिया, अति परवलय के केंद्र से गुजरने वाली तथा अनंत तक जाने वाली रेखा कहलाती है। अति परवलय के केंद्र से गुजरने वाली रेखा कौन सी होती है, जो कि अनंत तक जाने वाली रेखा होती है। तो वो कौन सी रेखा होती है, वो हमारी अंत स्पर्शी रेखा होती है। तो इसमें क्या है हमारा बी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर में क्या दिया हुआ है, अति परवलय वक्र के किसी भी बिंदु से अनुप्रस्थ अक्ष की लंबवत दूरी को कहते हैं। अनुप्रस्थ अक्ष से लंबवत दूरी किसके, अति परवलय वक्र के किसी बिंदु से अनुप्रस्थ अक्ष की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, इसकी लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, कोटि अक्ष कहते हैं या फिर संयुग्मी अक्ष कहते हैं या अंत स्पर्शी कहते हैं या फिर नियता कहते हैं। तो इस दूरी को क्या कहते हैं, तो डियर फ्रेंड इस दूरी को कहते हैं कोटि अक्ष। क्या कहते हैं, कोटि अक्ष कहते हैं। ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें 12 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ, दिए गए चित्र में हेक्सागन को बनाने में किस विधि का प्रयोग है वो किया गया है। इसमें क्या हेक्सागन का फिगर हमें बनाया हुआ है। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, फिगर बनाया हुआ आपको दिया जाएगा, उसमें विधि पूछ ली जाएगी कि किस विधि से ये बनाया हुआ है, ये फिगर है वो कौन सी विधि से बनाया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ प्रोटेक्टर विधि है, ऑर्क विधि है, या फिर एक्रोस फ्लैट विधि है, या फिर स्पेशल विधि है। तो ये कौन सी विधि है डियर फ्रेंड, ये हमारी विधि है वो
ऑर्क विधि है। ठीक है, इसमें क्या है, चाप लगाकर हमने क्या किया है, इसको बनाया है, तो इसको क्या है, ये ऑर्क विधि है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो आज की क्लास का इस चैप्टर का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लास थोड़ी सी लेंदी हो गई है, लेकिन क्या आज इसको क्लियर करना जरूरी था, बिकॉज नेक्स्ट क्लास है वो बिल्कुल छोटी होती है, इसलिए क्लास को थोड़ा बड़ा कर दिया है। इसमें क्या दिया हुआ है, आयताकार अतिपरवलय के चित्रात्मक निरूपण में प्रयोग किया जाता है। आयताकार अतिपरवलय खालिस्तान के चित्रात्मक निरूपण में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या प्रयोग करते हैं हम, बॉयल का नियम, रडार एंटीना का नियम, या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमीटर, या फिर ये सभी इसमें आयात्मक अतिपरवलय के चित्रात्मक निरूपण में प्रयोग किया जाता है। तो इसके चित्रात्मक निरूपण में क्या प्रयोग किया जाता है, बॉयल का नियम भी हम यूज कर सकते हैं, रडार एंटीना भी यूज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमीटर भी क्या हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, नीचे क्या है, आपको इनके उत्तरमाला भी दी हुई है, अगर आप अपने आंसर वो इसके साथ मैच करना चाहते हैं, मैच भी कर सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, क्लास हमारी यहीं पर क्लियर होती है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और याद रखिए हर शाम 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली हमारे चैनल पर। तो आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हर शाम 8 बजे आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है, या आप किसी रिक्वायरमेंट की से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर वीडियो अगर आप चाहते हैं ट्रेड से संबंधित, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, हमारे चैनल का नाम ये आपको नीचे दिया हुआ है। ठीक है, इसके साथ में अगर आप इंस्टा या टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हमें कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।